गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस मैनेजमेंट में हमने कल एक नया चैप्टर शुरू किया था, मोटिवेशन का, चैप्टर नंबर 4। हमने कल उसमें मोटिवेशन क्या होता है, उसके डेफिनेशन, उसके नेचर्स और उसकी इम्पोर्टेंस को स्टडी किया था। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे आज, तो आज हम मोटिवेशन की टेक्निक डिस्कस करेंगे। देखिए, मोटिवेशन की जो टेक्निक है, मैंने कल भी बताया था, दो टाइप की होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स को मोटिवेशन, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। अब नेम से ही सिंपल समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल कौन सी होती है, जो पैसे से रिलेटेड होगी, और नॉन फाइनेंशियल कौन सी होती है, जो हमारे इमोशन से, हमारे स्टेटस से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल टेक्निक्स कौन सी होती हैं, जैसे वेजेस मिलना आपको, प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा मिलना, इसके अलावा आपको इंसेंटिव्स मिलना, बोनस मिलना। ये मतलब जो चीजें आपके पैसे से रिलेटेड है, जब आपको वो सारी चीजें मिलती हैं मोटिवेशन के लिए, आपको वो चीजें मोटिवेट करती है, तो वो आपकी फाइनेंशियल टेक्निक के अंडर आती है, जिसमें हम क्या है, पैसे से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की जो भी नीड है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, ऐसा हम मानते हैं कि सिर्फ पैसे से वो कंप्लीट हो सकती है। तो पैसे से रिलेटेड जिस भी तरीके का मोटिवेशन होगा वो आपका फाइनेंशियल टेक्निक्स में दिया जाएगा। जैसे आपको प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा दे सकते हैं, आपको शेयर्स दे सकते हैं, आपको इंसेंटिव दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, सैलरी आपकी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें जो आपकी डायरेक्टली से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो। और नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड इमोशंस, जो हमारे इमोशन से रिलेटेड हो, मतलब हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हो, जैसे कि हमें समाज में एक हाई स्टेटस चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग में हिस्सा चाहिए, या मतलब हमें डिसीजन मेकिंग में हिस्सा दे, या फिर हमारी जॉब सिक्योरिटी कर दे, मतलब हमें जॉब के अलावा एक्स्ट्रा अदर बेनिफिट्स दे, सैलरी के अलावा वो उसके अंदर। और वो बेनिफिट्स कौन से, जो आपके मॉनेटरी ना होकर के नॉन मॉनेटरी हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो रहा है तो उसका खर्चा कंपनी उठा रही है, लाइक दैट। ओके, जॉब रोटेशन हो, आपको इन्वेस्टमेंट, आपको प्रमोशन दे दे, आपको मतलब अथॉरिटी डेलीगेट करके आपको मैनेजर बना दे, या वो सारी चीजें जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब हमारी एक ये रहती है कि हाँ, हमारे एक स्टेटस सिंबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो है आपकी वो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक से मोटिवेट की जाती है। जैसे क्या करते हैं, आपको स्टेटस प्रोवाइड करवाए, जॉब सिक्योरिटी दे, जॉब रोटेशन दे, आपका प्रमोशन कर दे, आपको अथॉरिटीज ज़्यादा दे दे, डिसीजन मेकिंग में आपको पार्टिसिपेट करवाएं। ये सारी चीज़ें आपकी नॉन फाइनेंशियल के अंदर आती है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल का आगे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और फाइनेंशियल आपको पता ही है, वो सारी चीज़ें जो आपके पैसे से रिलेटेड है। साइड हो गई पर, ताकि आप इन्हें देख लीजिए कि रहता क्या है इसके अंदर, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल में। देखिए, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स को हम ब्रीफ यहाँ पे मतलब पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स हमारी गलती क्या है। ओके, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं।
अपने एम्प्लॉइज की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, सबके सामने, तो वो मोटिवेट होते हुए लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट मीन्स आप उन्हें पहचानते हैं, आप उनके नाम से बुलाते हैं, तो भी क्या है वो मोटिवेट रहता है। जैसे ये एग्जाम्पल आपके मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से आप उठे तो एक तो टीचर आपका नाम ले कि हाँ ये तुम हो, तब आपको जो मोटिवेशन होगा वो मतलब बहुत इंटरनली आपका निकलता है, आपका क्लास में आपका स्टेटस दिखाता है कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, तभी तो मेरा नाम है आपके टीचर को, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका नाम लेकर के आपको प्रशंसा की जाए तो भी वो क्या है मोटिवेट करता है, वो आपको मोटिवेट करता है अच्छा करने के लिए, और जो बाकी आपके साथ होते हैं उनको मोटिवेट करता है आपके लेवल तक आने के लिए। ओके, प्रेज एंड रिकॉग्नाइजेशन में ये रहता है। उसके बाद मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन अगर हम उन्हें दें, हम उन्हें डिसीजन मेकिंग के लिए बोले कि आप हमें डिसीजन ले रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। इसके अलावा हम उन्हें सुपरवाइजर का काम दें, हम उन्हें मैनेजमेंट मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करवाने में उनकी हेल्प लें, उनको इन्वॉल्व करें, तो भी वो मोटिवेट होते हैं, और वो मोटिवेट होकर के क्या करते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वर्क करना शुरू करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है? डेलीगेशन का क्या मतलब होता है कि मैनेजर अपने पास से कुछ एक अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को भी दे। अगर मैनेजर अपने पास से कुछ एक अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को देता है तो वहां से क्या है, वो जो सबऑर्डिनेट है, वो जो एम्प्लॉय है, वो मोटिवेट होता है, उसे लगता है कि मैं काबिल था तभी तो मुझे दिया ना, तो वहां से क्या है वो इंटरनली मोटिवेट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर देता है।
जैसे जॉब रोटेशन देखिए कैसे, मान लीजिए पहले वो सुपरवाइजर था, थोड़े टाइम के लिए उसे अकाउंट संभालने के लिए दिया गया, फिर उसे परचेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, फिर उसे सेल्स डिपार्टमेंट में भेजा, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजा। दैट मीन्स उसकी जो जॉब है ना उसको रोटेट करते रहे, ठीक है, रोटेट करते रहे, और जहाँ पे भी वो गया वहां से वो कुछ नया सीख के आया। डन। अब यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट होता है यहाँ से इस मोटिवेशन से कि देखिए आपका जो एम्प्लॉय है वो हर जगह गया, हर जगह उसने कुछ ना कुछ नया सीखा, ठीक है, और वो उन सभी चीजों का यूज कहाँ करेगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। हो सकता है आपने उसे जस्ट एज अ जॉब रोटेशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजा हो, बट उसने वहां कुछ ऐसा किया हो कि सडनली आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई हो, उसने कुछ ऐसी टेक्निक बताई हो, उसने कुछ ऐसा आइडिया दिया हो जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता था, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, देखिए एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो सशक्त है काम करने में, मतलब वो अपने काम को ना सबसे सुपीरियर मानते हैं, उनको लगता है कि इनको जो भी काम दिया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनके अंदर ये फीलिंग आती है तो वो इंटरनली मोटिवेट होकर के काम करते हैं, ओके। इसके अलावा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, उन्हें जो है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए टाइमली अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक सुपरवाइजर था जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, बट आपने उसे सुपरवाइजर तक ही लिमिट रखा, आप चाहे तो उसे प्रमोट कर दीजिए, मतलब प्रमोशन टाइमली में देते रहिए ताकि उनका जो करियर है वो भी आगे बढ़ता रहे। और अगर एम्प्लॉय को ये लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रह करके मेरा जो करियर ग्राफ है वो हाई जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पसंद नहीं करता, ठीक है। इसका लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या क्या रहते हैं इसके? एक तो आपका एम्प्लॉय छोड़ करके नहीं जाता, सेकंड उसको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करना है, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवानी पड़ती, सैलरी का इशू उसके साथ इतना नहीं रहता, ठीक है। तो क्या होता है जब आप उसे प्रमोशन देते हैं, मतलब अगर उसे ये लगे कि मेरा जो करियर ग्राफ है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में हाई जा रहा है, तो भी वो क्या होता है? मोटिवेट रहता है। इसके अलावा कंपटीशन एंड कॉन्टेस्ट, अब देखिए ये थोड़ी ना करवाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि चलो आज मेहंदी लगाने के कंपटीशन रखते हैं, कौन सबसे अच्छी मेहंदी लगाएगा। नो, यहाँ पे इस तरीके के कंपटीशन एंड कॉन्टेस्ट में क्या किया जाता है? मैनेजर एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि आपको इस टाइम तक इतना बनाना है या इससे ज्यादा अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल हम सेल्स डिपार्टमेंट की बात लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए मैनेजर ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि इस महीने में आपको 3000 यूनिट बेचनी है, ठीक है, इस महीने आपको 3000 यूनिट बेचनी है। तो वहां पे क्या है, सभी जो सेल्स वर्कर है आपको सबके बीच में क्या हो जाएगा? कंपटीशन रहेगा कि हाँ मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगा। और मान लीजिए उसमें से किसी एक ने 3000 प्लस बेच दी, ठीक है, हो सकता है 3100 बेची हो, 3200, मतलब जितनी भी उसने एक्स्ट्रा बेची, क्या है फिर उस पर्सन को प्राइज हो, प्राइस कैसा भी हो सकता है, उसे इंसेंटिव दीजिए, उसे बोनस दीजिए, उसे कुछ सर्टिफिकेट दीजिए, मतलब किसी भी तरीके का उसे प्राइज दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, जहां से क्या है वो तो मोटिवेट होगा इस चीज के लिए कि हाँ मैं और अच्छा करूं, और वो वर्कफोर्स जो अपने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाई थी, गोल को अचीव नहीं कर पाई थी, वो उस लेवल तक आने की कोशिश करेगी कि हाँ अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और
लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी करने चल रहे हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, मैस्लो की थ्योरी डिस्कस करते हैं हम। और मैस्लो की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी भी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मोटिवेशन की कोई थ्योरी देखी और इन्होंने जो थ्योरी दी वो हमारी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल भी होती है। देखिए इन्होंने 5 स्टेप्स बनाए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए इन्होंने 5 स्टेप्स बनाए थे। ये इनके स्टेप थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सबसे लोअर जो इन्होंने रखा है वो रखा है साइकोलॉजिकल नीड्स को। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है कि हमें हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो चीज नीड्स है हमारी ये फुलफिल होनी चाहिए। जब ये नीड्स हमारी फुलफिल होगी तब हम मोटिवेट होकर के हमारे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। नेक्स्ट लेवल क्या है, सेफ्टी नीड्स का। सेफ्टी नीड्स कौन कौन से हो सकती है? देखिए जब आपकी बेसिक नीड पूरी हुई, रोटी, कपड़ा, मकान की, मतलब आपको अच्छा सैलरी मिल रही थी, तब आपके माइंड में क्या रहेगा, तब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या सोचेगा कि उसकी जो जॉब है ना वो एज इट इज बनी रहे, उसको निकाला ना जाए, उसकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। ये सब चीजें जो कि उसमें आती है आपके सेकेंड लेवल पे आते हैं सेफ्टी नीड्स, मतलब आपकी जॉब सिक्योरिटी हो, आपके वेजेस इंक्रीज हो, प्रमोशन मिले आपको, ये सब चीजें। ठीक है, जो आपकी बेसिक नीड के बाद आती है। फिर सोशल नीड। सोशल नीड मतलब क्या है, सोसाइटी में उसके एक्सेप्टेंस हो, फ्रेंडशिप हो उसके सभी से, ग्रुप एक्टिविटी में अगर वो काम कर रहा है तो सभी उसके साथ कोऑपरेट करें, सभी उसके साथ अच्छे से बात करें, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो सब उसकी बात को सुने। ये सब आपकी सोशल नीड्स में आती है। ठीक है, ये नॉर्मल नीड्स है हमारी जो हमें चाहिए, ये हर एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है। जरूरी नहीं है कि जो वर्क फोर्स होती है सिर्फ उन्हें ही चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी भी नीड्स होती हैं। ठीक है, आपकी भी नीड्स रहती हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स अगर आपकी डिस्कस करें तो आपकी रहती है कि हम स्कूल जाए तो हमें बैठने के लिए जगह मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, इसके अलावा हमें वहाँ सेफ्टी रहे, हम वहाँ सुरक्षित महसूस करें, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो बाकी क्लास वाले सुने, फ्रेंड्स हो आपके क्लास में, ये सब चीजें। बात आई इन लोगों की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। सेल्फ एस्टीम, एस्टीम का मतलब होता है ईगो। ठीक है, हमारी ईगो जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। जब आपकी ये डिमांड्स पूरी हो जाती है ना, तब क्यों मन आता है इस नीड पे, सेल्फ एस्टीम नीड पे। इस पे आकर के वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि अगर मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर हो, मतलब कि अगर वो अपने लिए दूसरों की आंखों में रिस्पेक्ट देखता हो, दैट मीन्स कि वो ये देखता हो कि अगर मैं कहीं से जा रहा हूँ तो सब लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, मेरी बातों को सुने, मुझे समझें। ठीक है, इसके अलावा और वो क्या देखता है कि मेरा जो ईगो है, मतलब कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सभी शांत होकर के उस बात को सुने, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुने, उसको ट्राई करने की कोशिश करें कि हाँ ऐसा यहाँ पे हो सकता है या ऐसा यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। या फिर इसमें क्या आ सकता है कि उसे इंडिपेंडेंस मिले, फ्रीडम हो कि वो कुछ भी बोल सके। इसके अलावा सब उसे रिस्पेक्ट दे, उसको उसकी प्रशंसा करे, प्रेस्टीज दे, उसे उसको पहचाने और उसको अप्रिशिएट करे, मतलब उसकी तारीफ करे कि हाँ तुमने ये काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया है, लाइक दैट। जिससे कि आपकी इगोइस्टिक जो नीड है, मतलब जो आपके ईगो से रिलेटेड है, वो नीड्स आपकी
आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं चाहें तो आप बुक में से इसे लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको लिखने में। ठीक है, क्या थी ये? मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी। इसके बाद अब हम सेकंड थ्योरी करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी की जो 3 थ्योरी रहती है, जो हम 3 थ्योरी रहती है हज़ारबर्ग की, एक्स वाई थ्योरी